हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम लोग गाला सैंपल पेपर 2 का सेक्शन बी सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्शन ए सॉल्व कर लिया है। अगर किसी को चाहिए तो वो हमारे चैनल में विजिट कर सकता है और वहां पे देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा सब्सटेंस और एक ऐसा केमिकल है जो हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। अब होता क्या है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वॉल्स में पेंट करते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो हमें क्या देता है, हमें शाइनिंग देता है, जिसकी वजह से जो सरफेस होती है वो शाइन करने लगती है, जिसकी वजह से वो हमें बहुत अच्छा दिखने स्टार्ट कर देता है, राइट। और वो शाइन क्यों होता है? क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। इस वजह से वो हमें शाइनिंग वॉल्स लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि आप हमें ऐसे नॉन मेटल्स बताइए जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैसियस होते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने वैसे बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं बट जनरली एक एक ही लिया है। जैसे कि जो नॉन मेटल आपका रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा तो मैंने यहां पे आयोडीन लिया है, आप और भी कुछ ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे नॉन मेटल जो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है तो ब्रोमीन है। ठीक है, ऐसा नॉन मेटल जो आपका रूम टेम्परेचर पे गैस है वो मैंने यहां पे हाइड्रोजन लिया है। आप ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, आप कार्बन भी ले सकते हैं, राइट। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमें बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक हम सब जानते हैं कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। जैसे कि प्लांट्स हुए जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हुए जो अपना खाना, ठीक है, खुद से प्रिपेयर करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ये होते हैं कि जो अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स, हमारा जो फूड आता है वो बेसिकली कहां से आता है, प्लांट से आता है, राइट, या हम एनिमल्स के थ्रू आता है, लेकिन हम अपना फूड खुद तो नहीं प्रिपेयर करते, राइट। इसलिए हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्लियर? ठीक है, तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह बोला गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम सबको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हमें बोथ पेरेंट्स चाहिए होते हैं। बोथ पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ? बोथ पेरेंट्स का मतलब ये हुआ कि वहां पे हमें मेल भी चाहिए और हमें फीमेल भी चाहिए। तो जब मेल और फीमेल आपस में इंटरकोर्स करते हैं देन उसके बाद उस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, कैट्स, डॉग्स, राइट, काउ, इन सब के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है क्लास? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब कहते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करता है तो उसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली असेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वही यहां पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशंस होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज अ टाइम टेकिंग, आपको पता है ह्यूमंस कि बेबी को बॉर्न होने में 9 मंथ्स लगते हैं, जबकि वहीं पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने में, राइट, विद इन 1 to 3 डेज के अंदर ही क्या हो जाता है, आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, राइट। आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका लेस एनर्जी कंज्यूम करता है। क्लियर? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज। तो क्लास क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीज होती हैं जो हम लोग इंटरकोर्स या सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में जब हम इन्वॉल्व होते हैं उस वजह से जो डिजीज ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, उसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में क्या होता है कि इसमें हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, इंपैक्ट होते हैं, राइट।
जैसे कि हमारे पास बहुत मतलब कि हमें पता है कि हमारे बहुत सारे सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाले सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपका साइफिल्स हुए, ग्नोरिया हुए, वायरसेस से होने वाले सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसमें HIV आ जाता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे ये बताया जा रहा है कि पर्टिकुलर ये जो फिनोमिना हो रहा है, राइट, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पर्टिकुलर प्रिज्म है। प्रिज्म से क्या हो रही है, एक व्हाइट लाइट आ रही है और व्हाइट लाइट स्कैटर होके आपका एक पर्टिकुलर स्क्रीन है वहां पे जाके हमें शो हो रही है, राइट। तो हमसे पूछा गया है कि व्हाइट लाइट जब स्कैटर होती है थ्रू प्रिज्म तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं। तो जब व्हाइट लाइट स्कैटर होती है प्रिज्म से तो उस फिनोमिना को हम डिस्पर्जन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पर्टिकुलर ये y और ये x हमें क्या शो कर रहे हैं। तो ये y और x दो कलर्स हैं। जैसे हमें पता है कि जो व्हाइट लाइट स्कैटर होती है वो 7 कलर्स में स्कैटर होती है, राइट। तो जो सबसे ज्यादा लाइट स्कैटर होती है वो कौन सी होती है, वॉयलेट, इसलिए x क्या आएगा, वॉयलेट। और जो सबसे कम लाइट स्कैटर होती है वो होती है रेड, इसलिए y क्या आएगा आपका, रेड। यहां पे y लिखा हुआ है, x इज वॉयलेट एंड y इज रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर उसकी सिंपल डेफिनेशन देखा जाए तो चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कि द फ्लो ऑफ चार्ज, जब एक चार्जेस आपके कंडक्टर्स में से फ्लो होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, राइट। इसलिए इसका जो आपका फॉर्मूला आता है दैट इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, राइट। I क्या शो करता है, I शो करता है करंट, Q क्या शो करता है, Q शो करता है चार्जेस एंड T इज टाइम, राइट। हमें पता है कि जो करंट है इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम एंड टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। चलिए आज ये इसको सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। इस न्यूमेरिकल में हमें क्या बोला गया है, इस न्यूमेरिकल में हमें दो कंपोनेंट्स दे रखे हैं, राइट। कौन कौन से कंपोनेंट दे रखे हैं, एक कंपोनेंट हमें बल्ब दे रखा है और एक कंपोनेंट हमें रेफ्रिजरेटर दे रखा है, राइट। बल्ब और रेफ्रिजरेटर दे रखा है। अब दोनों की पावर दे रखी है। बल्ब की पावर हमें दे रखी है इट इज अराउंड 100 वॉट और रेफ्रिजरेटर की जो पावर दे रखी है दैट इज 500 वॉट। क्लियर। अब ये दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं इनको क्या किया जा रहा है, इनको 12 आवर्स के लिए कॉन्टिन्यूअसली रन किया जा रहा है। तो इनका टाइम क्या हुआ, 12 आवर्स। इसका भी टाइम क्या हुआ, 12 आवर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये बताना है कि इन दोनों की एनर्जी कितनी है, राइट। तो एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी हुई, पावर हुई हमारी 12 इंटू 100, तो दैट इज 1200 वॉट आवर। ध्यान से देखिएगा, इट इज वॉट आवर। यहां पे एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, तो पावर इज 500 एंड टाइम इज 12, तो 12 5 दैट इज 60, तो इट इज अराउंड 6000 वॉट आवर, ठीक है। अब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वॉट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका किलोवॉट में, राइट। तो किलोवॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवॉट में। सेम यहां पे भी अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका किलोवॉट में। तो ये कितना किलोवॉट हो गया, ये हो गया आपका 1.2 किलोवॉट आवर, राइट। और यहां पे ये कितना हो गया, 0 से 0 0 से 0 0 से 0, तो ये आपका हो गया 6 किलोवॉट आवर। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि एक घर में बल्ब और रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, दोनों इतने पावर कंज्यूम कर रहे हैं। अब दोनों क्या किए जा रहे हैं, दोनों को 10 दिनों तक चलाया जा रहा है, दोनों को 10 दिनों तक चलाया जा रहा है। और 10 दिन चलाने के बाद हमें पूछा जा रहा है कि इन दोनों का इलेक्ट्रिक पावर का या इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉस्ट कितना आएगा। अब हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब हमारे पास आएगा, अब हम निकालेंगे कि टोटल पावर
टोटल पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों पावर्स को प्लस कर देंगे। तो इसकी है 1.2, तो ये दैट इज 1.2 प्लस इसकी है 6, तो इसको 6 कर देंगे, तो 1.2 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 7.2 किलोवाट आवर। ठीक है, अब यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि इनको कितने दिनों के लिए चलाया जा रहा है, 10 दिनों के लिए चलाया जा रहा है, राइट। ठीक है, तो टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे इन 10 डेज। तो टोटल एनर्जी इन 10 डेज विल बी 7.2 into 10 which is equals to 72 किलोवाट आवर। ठीक है, इतने में कोई डाउट? अब हम इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे। कॉस्ट में क्या दिया हुआ है, कॉस्ट में दिया हुआ है कि 1 किलोवाट पर आवर की कॉस्ट कितनी है, 8 है, राइट। 1 किलोवाट पर आवर की कॉस्ट आपकी है 8। हमें कितने की निकालनी है, हमें 72 की निकालनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 72 किलोवाट पर आवर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो इट इज 72 into 8। ठीक है, 7 2 जा 16, 1 कैरी, 7 8 जा 56, 57। तो कितनी कॉस्ट आ गई, तो हमारे पास आ गए ₹576। तो इनकी कॉस्ट कितनी आई क्लास, 576, जब हम एक बल्ब और रेफ्रिजरेटर को 10 डेज के लिए रन कर रहे हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 8 रुपीज पर किलोवाट आवर के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। तो डायरेक्ट करंट एक ऐसा टाइप ऑफ करंट होता है जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती, राइट। वो कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। जबकि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या करता है, हर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम आपका अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, राइट। अगर देखा जाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। डायरेक्ट करंट क्या होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, स्ट्रेट होती है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट का देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसा क्यों बना, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या कर रहा है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो बेसिकली ऐसा करंट होता है जो हमारा पावर स्टेशन से हमारे घर तक जो ट्रांसफर होता है करंट, वो किस बेसिस पे होता है, वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट के बेसिस पे होता है। जबकि वही क्या कहते हैं, वही करंट जब हमारे डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे कि हमारा माइक्रो ओवन हुआ, बल्ब हुआ, राइट। तो जो भी हमारा क्या कहते हैं, जो भी हमारा डिवाइसेस में जो करंट यूज होता है वो सारे के सारे करंट क्या होते हैं, आपके डायरेक्ट करंट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था आपका अल्टरनेटिंग करंट में और आपका डायरेक्ट करंट में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि पहले तो हमें इस पिक्चर को केयरफुली देखना है, देन उसके बाद हमें आंसर्स बताना है, राइट। तो सबसे पहले हमने यहां पे देखा कि पर्टिकुलर प्लांट्स को रैबिट खा रहा है, रैबिट को कैट ईट कर रही है और कैट को वुल्फ ईट कर रहा है, राइट। तो हमें पता चला कि ये हर्बीवोरस है। ठीक है, ये जो प्लांट को रैबिट यूज कर रहा है या रैबिट जो प्लांट्स को खा रहा है तो वो हर्बीवोरस है, राइट। उसके बाद ये जो कैट है वो आपका रैबिट को खा रही है, तो इट इज ओमनीवोरस, राइट। और ये जो हमारा वुल्फ है वो कैट को खा रहा है, तो वुल्फ एक्चुअली क्या है क्लास, वुल्फ हमारा कार्निवोरस है। तो हमसे पहले यही पूछा गया है कि जो ए है उसकी क्या कैटेगरी है, तो वो हमारा कार्निवोरस है। तो कार्निवोरस क्या होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ मीट पे डिपेंड होते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि ये बी क्या इंडिकेट कर रहा है। अब क्या होता है कि जैसे वुल्फ है, अब वुल्फ की डेथ हो गई तो वुल्फ क्या हुआ, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस हुआ, राइट। अब क्या करना है, ये वुल्फ को दोबारा का दोबारा हमें किस में कन्वर्ट करना है, सॉइल में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। तो जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है तो इसके लिए होते हैं हमारे पास डीकंपोजर्स। ठीक है, इसके लिए क्या होते हैं, हमारे पास डीकंपोजर्स होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमसे इसमें साथ में ये पूछा गया कि इसके फंक्शन बताइए।
तो इसके फंक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिसाइकल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो डिकम्पोज हुआ है उसको दोबारा क्या किया जाए, सॉइल में और एयर में ट्रांसफर किया जा रहा है, और उसी वजह से फिर क्या हो रही है, चीजें दोबारा साइकिल में चल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिसाइकलिंग के काम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी इनके पास न्यूट्रिशंस थे वो सारे के सारे न्यूट्रिशंस अब सॉइल के पास अवेलेबल हो रहे हैं, तो उसकी वजह से नए अच्छे प्लांट्स ग्रो करेंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उसको फिर रैबिट खाएगा, देन उसके बाद उसी तरीके से फूड चेन चलेगी। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे, ठीक है, आपके डिकम्पोजर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि जो हमारे फूड होते हैं, अब फूड्स को ग्रो कराने के लिए हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें क्या कहते हैं, जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं, क्यों इनको हमें कंट्रोल्ड मैनर में यूज करना चाहिए। अब क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स एक्चुअली में क्या है, केमिकल्स हैं, और केमिकल्स कैसे, बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स हैं, राइट। अब जैसे पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पेस्ट होते हैं क्रॉप्स के ऊपर उनको किल करने का काम करता है। बट अगर वही पेस्टिसाइड अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें तो वो हमारे ह्यूमंस के लिए भी खतरनाक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें डिफरेंट डिजीजेज होती हैं। डिफरेंट डिजीज होने के लिए मतलब इतनी डेडली डिजीज होती हैं, जैसे कैंसर जैसी डिजीजेज हो जाती हैं, राइट। तो हम क्रॉप्स को किस लिए खा रहे हैं, ताकि हमें न्यूट्रिशन मिल सके, ना कि हमें डिजीज मिल सके, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो पेस्टिसाइड, राइट, जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको कंट्रोल मैनर में यूज करना चाहिए, ताकि जो ह्यूमंस है, जो क्या कहते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल है, उनको किसी तरीके का कोई नुकसान या कोई डिजीज ना हो। इसलिए हमें इसे कंट्रोल मैनर में यूज करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये पूछा गया है कि पहले तो हमें इस पर्टिकुलर जो डायग्राम है इसको हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है, राइट। सबसे पहले इसमें ये एक्स पूछा गया है, तो ये एक्स पूछा गया है, तो एक्चुअली ये एक्स है क्या, ठीक है। हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि एक्चुअली ये एक्स है क्या, तो ये एक्स एक्चुअली हमें शो करता है स्टोमेटा पोर्स, राइट, स्टोमेटा पोर्स। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है कि स्टोमेटा पोर्स के फंक्शंस क्या है, तो हमें पता है कि स्टोमेटा जो पोर्स हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन ये सब चीजें पढ़े ना, तो एक्चुअली रेस्पिरेशन और ये सब कहाँ से होते हैं, स्टोमेटल पोर्स से होते हैं, ठीक है। एक्सेस वाटर कभी हो जाता है तो वो वाटर को प्लांट से बाहर कैसे निकालते हैं, तो वो स्टोमेटल पोर्स से निकालते हैं। सेकेंड हमसे पूछा गया है कि जो पर्टिकुलर जेड है, ये जेड क्या शो कर रहा है, तो ये जेड शो कर रहा है हमारा गार्ड सेल्स। ये पर्टिकुलर जो हम देख रहे हैं, राइट, ये क्या हमारा गार्ड सेल्स है, राइट। ये गार्ड सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे स्टोमेटल पोर्स होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। जब उनको ओपन करना होता है तो ओपन करते हैं, जब उनको क्लोज करना होता है तो क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप ऐसे डिवाइसेस का नाम बताइए जो डिवाइसेस आपका मैग्नेट भी यूज करते हैं और आपका इलेक्ट्रिक करंट भी यूज करते हैं, राइट। तो हमारे पास ऐसे n नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो आपका इलेक्ट्रिसिटी और आपका मैग्नेट दोनों यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोटर्स, राइट। अब आपको पता है कि जब हम मैग्नेट्स के बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को करते हैं तब वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट। तो मोटर कहाँ पे होता है, फैंस में होता है, राइट, वॉशिंग मशीन में होता है, माइक्रो ओवन में होता है, मतलब पर्टिकुलर जो भी चीज आपकी क्या हो रही है, रोटेट कर रही है, तो उस दर आपका, राइट, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी होता ही होता है। ऐसी सेम आपका जनरेटर्स में भी होता है, ठीक है। जनरेटर्स में क्या होता है कि जब हम मैग्नेट्स को मूव करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जहां पे मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों साथ में वर्क करते हैं। तो जैसे मोटर्स हुए, जनरेटर्स हुए, माइक्रोफोन्स हुए और लाउड स्पीकर्स हुए। यहाँ पे हमारा गाला सैंपल पेपर 2, ठीक है, उसका सेक्शन भी फिनिश होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर और कुछ चाहिए तो हमारा ऐप है, उस ऐप को बेसिकली डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे क्वेरीज के आंसर्स आपको फटाफट मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।